Hello, dear friends. Welcome back to my YouTube channel and good evening to all. आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं DLED सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर जो है वो आपकी प्रारंभिक शिक्षा के प्रयास हैं। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और आज आपकी ये थर्ड क्लास है। कौन सी क्लास? थर्ड क्लास होने वाली है। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड क्लास में आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पार्ट और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। इसी के साथ मैंने आपके DLED सेकेंड सेमेस्टर की हर सब्जेक्ट की सीरीज़ की PDF आपको अपने टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दी है। तो अगर आपको सीरीज की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज मैं शेयर करती हूँ आप लोग से वहाँ पे DLED सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड ऑल अपडेट्स। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके DLED BTC 2016 में पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। समाजीकरण, मानवीकरण, सार्वभौमिकरण या विद्यालयीकरण। तो सार्वभौमिकरण जो है वह आपके शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है आप लोग का बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य यह सभी था कि वह अपने राज्य में अधिक से अधिक विद्यालय खोले और छात्रों के लिए आपकी स्कॉलरशिप की व्यवस्था करवाए, मिड डे मील की व्यवस्था कराए, जो बच्चों को लंच में भोजन दिया जाता था मध्याह्न में, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। बेसिक शिक्षा अधिनियम का उद्देश्य आपके क्या था? शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। ऑप्शन डी आपके राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। मिड डे मील योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, आंगनवाड़ी योजना या शिक्षा गारंटी योजना। तो प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना होती है। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे कितने प्रतिशत जनसंख्या, जो आपकी जनसंख्या थी, कितने प्रतिशत लोग आपके शिक्षित थे, मतलब पढ़े लिखे थे, साक्षर थे? तो 14%। लेकिन आज इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो आज के समय में अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो रहे हैं। विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। तो विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास कैसे होता है? वार्तालाप से,
पठन अभ्यास से, सृजनात्मक क्रियाकलापों से या फिर मानसिक अभ्यास से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सृजनात्मक क्रियाकलापों से शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। सृजनात्मक मतलब होता है क्रिएटिविटी, मतलब जो छोटे छोटे बच्चों को हम कुछ नई नई चीज़ें बनाने के लिए देते हैं जिससे वह उसका सृजन करते हैं, मतलब वो खुद से बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु के वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है। जो सर्व शिक्षा अभियान आपके चलाया गया है वह किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए है। 0 से 3 आयु वर्ग, 3 से 6 आयु वर्ग, 6 से 10 या 6 से 14। तो सर्व शिक्षा अभियान आपके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए चलाई गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, उपयुक्त सभी वर्गों के लिए। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना सब मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए भी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी है, अल्पसंख्यक के लिए भी, मतलब आपके SC ST OBC, यह सभी के लिए ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय योजना है। अगला देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करता है कौन। राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा। तो आपके शिक्षा से संबंधित जितने कार्य, तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्निवास एवं समीक्षा का प्रावधान है। तो आपके 5 वर्ष के बाद पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है। महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? सन 1937 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर यशपाल या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन। तो राइट आंसर है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये सभी आपके DLED 2016 में, BTC DLED सब में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए। तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। हाश की समस्या से आशय है कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, मतलब कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना, बच्चों को गांव छोड़कर शहर चले जाना। तो हाश की समस्या आपकी क्या होती है? बच्चों बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों का चले जाना। पटेल एक्ट संबंधित है। पटेल एक्ट किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता परिमाणात्मक वृद्धि से आपके पटेल एक्ट संबंधित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। क्या निहित है? पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था कब? 16 मार्च 1911 में। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। दादा भाई नारोजी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो दादा भाई नारोजी ने हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा था। अगला है, प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद का जन्म हुआ। जो आपके प्राच्य पाश्चात्यवाद था, उस विवाद का जन्म हुआ कब हुआ? हंटर आयोग से,
1813 के आज्ञा पत्र से, मैकाले के पत्र विवरण से, या फिर वुड के आदेश पत्र से। तो 1813 के जो आज्ञा पत्र था उसके वजह से आपके प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद का जन्म हुआ था। शिक्षा आयोग 1964-1966 के अध्यक्ष थे। कौन थे? श्री D.S. कोठारी। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं, 10वीं या 11वीं? तो आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 9वीं थी, और ऑप्शन नंबर बी, वह आपकी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई कब? 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया कब? 2001 से। ये भी देखिए आपके BTC 2016 में बैक पेपर में पूछा गया है। वर्ष 2004 में जो आपके थे वह स्कूल चलो अभियान शुरू कराया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई कब? कहाँ कराई गई? तो आपके केरल राज्य में कराई गई थी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा आपके 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों से संबंधित है। यशपाल समिति का गठन किया गया सन 1992 में। यशपाल समिति का गठन कराया गया था। यह भी आपके DLED 2016 में बैक पेपर में पूछा गया है BTC। बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, BG खेर या AK सिन्हा। तो ये सभी आपके बुनियादी शिक्षा से संबंधित है, लेकिन BG खैर जो है यह आपके संबंधित नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सा। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है बच्चों का विद्यालय में ठहराव या वृद्धि करना, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन को कम करना, कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य कुपोषण की समस्या को दूर करना नहीं होता है। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया कब किया गया? लॉर्ड 1901 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था 1976 में। आपके शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। ये सभी आपके BTC DLED में 2017, 16, 19 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी सन 1988 में। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजनाएं लागू की गई कब? 17 मई 1993 में आपके उत्तर प्रदेश में सभी के लिए आपको शिक्षा परियोजना लागू कराई गई। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह आपके क्या कहलाता है? हास्य कहलाता है। 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष थे श्री UN डेवर। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी आपके दुर्गाबाई देशमुख। ये सभी देखिए आपके BTC 2017 में पूछा गया है। ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती किन्हें? ब्रेल लिपि जो आती है वो थोड़ी आपकी उबड़ी उबड़ी होती है, मतलब ऊपर को उठी उठी, जिसे अंधे बच्चों को उनसे टच कराकर उन्हें पढ़ाया जाता है। ब्रेल लिपि आपकी होती है। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया सन 1997 से 98 में। शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन का सुझाव दिया था हटार्ग समिति ने। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। यह भी आपके BTC 2017 में पूछा गया है। नई दिल्ली में है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। बेसिक शिक्षा अधिनियम सन 1972 में पारित हुआ था।
शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था? शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ सन 1958 में कराया गया था। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में किया गया है? वह धारा कौन सी थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015, 17, 18 तीनों में पूछा गया है। तो आपके 45 आर्टिकल नंबर 45 में धारा 45 में आपके अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कराया गया। कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ था? यह भी आपके बीटीसी 2017 में पूछा गया। तो पोषाहार वितरण योजना का प्रारंभ 1995 में हुआ। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। कोठारी आयोग ने बालक बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। तो कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुफ्त पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था, इन सभी की आपके सुझाव दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हंटर कमीशन कहते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग को आपके हंटर कमीशन कहते हैं। यह भी आपके डीएलएड 2018 में पूछा गया है। कोठारी आयोग का गठन हुआ सन 1964 से 66 के बीच में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। कब किया था? 16 दिसंबर आपके 1990 में किया। प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की? पटेल समिति, एनसीईआरटी कार्यदल, आचार्य राममूर्ति समिति, इन सभी ने आपके छात्रों पर पढ़ाई से संबंधित बोझ के लिए चिंता व्यक्त की। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में दृष्टिकोण चिन्हित किए गए। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका के प्रति दृष्टिकोण, भूमिका एवं शिक्षक के प्रति, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण या उपयुक्त सभी। तो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में इन सभी के लिए आपके दृष्टिकोण चिन्हित कराए गए। नेक्स्ट आ गए, अब ये लास्ट आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपके 1987 से 1988 में प्रारंभ हुआ। स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? तो आपके 1 से 8 तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी स्कूल चलो अभियान। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया है। वैयक्तिक एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया। किस विचार से? नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए आपके पोषाहार वितरण योजना को प्रारंभ किया गया। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम किस वर्ष बना है? सन 2009 में। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे भारत में विद्यालय की स्थापना और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। तो राइट आंसर और ब दोनों हो जाएंगे। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास यह दोनों थे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई, एनसीएलपी संचालित कराई गई थी नवीं पंचवर्षीय योजना में। लास्ट क्वेश्चन है आज का। हास्य एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा समप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? छात्रवृत्ति, विद्यालय मध्याह्न भोजन, निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अवराध, हास्य एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा समप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह सभी सुविधाएं राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान कराई जा रही हैं। तो आज आपकी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर खत्म होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके यहीं कंप्लीट होते हैं। अपनी अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट और सीटेट के बारे में। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगली क्लास में।